चलो ठीक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है वो हिंदी सेशन रहेगा। यह सेशन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जो कि पिछले वर्ष जो यूपीएसआई 2021 में, पिछली बार जो हुआ है 2021 में, तो 2021 के ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इन क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, प्रश्नों को समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। उसी आधार पर हम लोग जो है आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, कि जो लेवल रहेगा और आप लोग जो है इन प्रश्नों को कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपना आंसर देने का, और अपने आप को जांचें परखें कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत की आवश्यकता है। तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी जो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, या फिर अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, 2021 PYQ है, 40 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चले हम लोग शुरू करें। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो अनुचित बातों के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? तो दुराग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। विकल्प बी सही होगा। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह जो कहलाता है वो सत्याग्रह कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? क्या होगा? क्रिया विशेषण के प्रकार आपसे पूछे तो आप 4 बताएंगे। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिया है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने? पूर्णतः। तो पूर्णतः क्या है? पूरा, आधा, अधूरा, कुछ, थोड़ा। तो ये सारे किसमें आते हैं? जैसे पूर्ण, आधा, अधूरा, कुछ, थोड़ा, समूचा। तो ये किसमें आता है? परिमाणवाचक में आता है, अर्थात विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानवाचक में स्थान की बात करेगा, जैसे यहां, वहां, इधर, उधर, किधर। ठीक है। कालवाचक में समय की बात करेगा, सुबह, शाम, है ना, इस तरीके से। और रीतवाचक में क्या होगा? तो क्या बताएंगे? जैसे धीरे धीरे, तेज, सचमुच, ठीक है, ध्यान से। तो ऐसे प्रश्न शब्द आएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आघोष है? तो आघोष बताना है आप लोगों को। आप लोग यहां पर बताएं। तो नाद के आधार पर क्या होगा? नाद के आधार पर वर्ण। नाद के आधार पर जब वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक को कहेंगे आघोष, और एक को कहेंगे शाघोष। आघोष और शाघोष कहते हैं। तो कितने वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है? तो यहां पर सभी स्वर होते हैं, प्लस अयोगवाह एवं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं हमारे? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? तो बताना है 33। व्यंजनों की संख्या 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 उस व्यंजन है। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? तो क्या बताएंगे? पहला, दूसरा, जो स्पर्श व्यंजन होता है जिसे आप लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं, तो वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, प्लस साथ ही साथ क्या, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों मिलाकर क्या बन जाते हैं? अघोष बनते हैं। और सघोष क्या होंगे? तो कहेंगे आप शेष सघोष होते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या कभी कभार पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 13 होती है। क्लियर है? तो यहां पर पहला, दूसरा वर्ण देखें तो खा क्या है भाई? दूसरा वर्ण है। ठीक, तो यही आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आजकल जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आजकल का मतलब क्या है? ये किससे तात्पर्य है? समय से तात्पर्य है आजकल। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? और समय किसको कहेंगे? तो काल को कहते हैं, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 देखें, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहला बताना है क्या? मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश जो होता है, लगने वाला शब्दांश, उसे ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर देखें बिन पढ़ा में क्या है? पढ़ जो है मूल शब्द है, इसके पीछे आ लगा है जो तब पढ़ा हो गया, और इसके पहले क्या लगा है? तो बिन लगा है। बिन पढ़ धन आ लगा हुआ है, तो पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है, अर्थात पहले क्या लगा है? बिन, अर्थात विकल्प आपका सी सही होगा। अगर प्रत्यय यहां पर पूछा जाता तो बताते आ जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूं सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कि जो मैं वक्त के हूं सामने ये कृति है, किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। इस कृति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या व्यास सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है? तो क्या बताएंगे कि जो मैं वक्त के हूं सामने के लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका एक प्रसिद्ध गीत है, कौन सा गीत है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये इनका प्रसिद्ध गीत है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। इनकी पत्नी का नाम है शकुंतला माथुर। क्या पत्नी जो है वो कौन है? शकुंतला माथुर, जो कि तार सप्तक की कवित्री रही है, लेखिका रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विस्मय बोधक चिन्ह, क्या बताना है? विस्मय बोधक चिन्ह, यहां से प्रश्न संख्या 7 में विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? क्या बताएंगे आप? तो विस्मय बोधक चिन्ह इसमें कौन सा? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा, विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए में क्या है तो बताएंगे अपूर्ण बोधक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह होगा। ठीक है, अपूर्ण विराम चिन्ह। सी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, और डी में पूर्ण विराम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 8, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? कि जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी सिफारिशें जो पेश की जाती हैं उनको आदेश कौन प्रदान करता है, या किसके आदेश के बाद में अधिनियम बनता है? तो क्या बताएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के गृह मंत्री? तो जो सिफारिशें पेश होती है उनका जो है आदेश कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की बात करें या गठन की बात करें, कब हुआ गठन? तो 1976। अधिनियम कौन सा था? तो क्या बताएंगे? राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो क्या बताएंगे? 344+4 के तहत जो है इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो हिंदी पर्याय होगा वो योग्यता क्रम होगा, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखें, प्रश्न संख्या 10, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन फर्स्ट जो है कब हुआ? तो 10 जनवरी 1975। कहां हुआ? तो नागपुर भारत। इसमें कितने देशों ने प्रतिभाग किया? तो बताना है 30 देशों ने प्रतिभाग किया। इसीलिए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला पॉइंट ये है। अब पूछा है कि जो है चौथा कब हुआ है, तो चौथा कब हुआ है क्या बताना है? तो बताना है चौथा जो है 1993 में हुआ है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में हुआ है, और ये कहां हुआ है? तो बताना है मॉरिशस में हुआ है। कहां हुआ है? मॉरिशस में जो है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। उसके बाद जो है 96 में कौन सा हुआ? तो 96 में कौन सा हुआ? तो 5वां हुआ है। 96 में ये 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ये उसके बाद जो है छठा
99 में हुआ, कहां हुआ, यूके, ठीक है। और 2003 वाला ये कौन सा रहा है, तो 2003 जो है ये 7वां, 2003 में जो है ये 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। और ये कहां हुआ है, तो बताना है सूरीनाम, कहां हुआ है, सूरीनाम में हुआ है, ठीक है, सूरीनाम। क्लियर हुआ। चल एक और लास्ट पूछे, अंतिम, तो अंतिम यानी कि 12वां ये कब हुआ है, तो बताना है 2023 में जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। और ये लास्ट है, अभी इसके बाद नहीं हुआ है। और कहां हुआ है, तो हुआ है फिजी में हुआ है, कहां हुआ है, तो फिजी में हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां है, ये प्रश्न आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय जो है वो आगरा में है, ठीक है, मुख्यालय आगरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना जो है ये 1960 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अगर उप केंद्रों की बात करें तो उप केंद्र गुवाहाटी, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, मैसूर, दीमापुर, अन्य जगहों पर भी इसके उपकेंद्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आप जानते हैं कि मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ मूल शब्द कौन सा होगा, तो मूल शब्द जो है वो चतुर है। इसके बाद में कौन सा शब्द लगाया गया है, तो आई शब्द लगाया गया है। और ये बाद में लगता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्रत्यय कहलाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगा, प्रश्न संख्या 13, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, सबसे पहले आप बताएं कि समास की संख्या कितनी है। तो बताना है समास की कुल संख्या 6 होती है। जैसे यहां दिया है द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, एक बच्चा कौन सा है, तो तत्पुरुष समास बचा हुआ है, तत्पुरुष समास। और एक और होगा कौन सा, जिसे आप कहेंगे द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। तो टोटल 6 जो है समास होंगे। और जो तिरंगा है इसमें क्या है कि एक शब्द और शब्द से पहले संख्या दी है, यानी कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा गया है, विश्व धर्म सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। तो विश्व धर्म सम्मेलन ये कहां संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसमें बताना है कि आपको वाक्य कौन सा है, क्या विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक या फिर संकेतवाचक है। तो कौन सा है, तो इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में प्रश्न चिन्ह आया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पूछे जाएंगे, तो आप बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, 5वां लिखेंगे आप निषेधवाचक, निषेधवाचक, 6वां लिखेंगे आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, एक और लिखेंगे इच्छावाचक, इच्छावाचक, और लास्ट क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे संदेहवाचक, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के जो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा क्या होगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और लास्ट वन क्या होगा, इसे आप मिश्र वाक्य कहें या मिश्रित वाक्य कहेंगे, ठीक है, मिश्रित वाक्य। क्लियर है। तो वाक्य जो है
वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। आपको बताना है कि खग शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो खग का अर्थ क्या होता है, या आप कहें कि खग का पर्यायवाची क्या होता है, तो खग किसे कहेंगे, चिड़िया। किसे कहेंगे, चिड़िया को कहेंगे। ठीक है, तो चिड़िया का पर्यायवाची क्या होता है, द्विज होता है, पक्षी होता है, पखेरु होता है, परंतु मुदल नहीं होता है। इसके अलावा और क्या कहेंगे, गगनचर भी होता है, गगनचर भी इसका होता है, पतंग होता है, क्या होता है, पतंग होता है, इसका खेचर भी होता है, खेचर भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आप कहेंगे शकुन। शकुन जो है यह भी जो है चिड़िया का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 16, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कारक है आप बताएं। तो हे कह रहा है नारायण के लिए जब भी इस तरीके का वह शब्द यूज हो आदर सूचक, तो क्या कहेंगे वहां पर, क्या बताएंगे, तो कहेंगे वहां संबोधन होगा, यानी कि संबोधन कारक यहाँ होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कारक के प्रकार अगर आपसे पूछे जाएंगे, कारक के प्रकार तो कितने होंगे, तो 8 प्रकार होंगे। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबोधन और संप्रदान कारक। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 17, कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। आपको यहाँ पर 3 विशेषताएं देखकर बताना है। एक तो कंठ होना चाहिए, दूसरा महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, और तो आपको क्या बताना है। तो सबसे पहले आप बताएं कंठ। ठीक है, आइए कंठ वर्ण कौन से होते हैं, तो कंठ वर्ण कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे, कंठ वर्ण कौन सा होता है, तो का वर्ग होता है, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा होता है। ठीक है, अंगा होता है। तो 5 तो ये कंठ वर्ण होते हैं, यानी कि आपका ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या है, घ और ग। उसके बाद बताना महाप्राण। तो अब देखें महाप्राण कौन सा होगा, महाप्राण। तो महाप्राण आप जानते हैं, महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो क्या बताओगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं, तो क्या बताएंगे, श, स, स और हा। तो ये तो दूसरा और चौथा, तो आप क्या बताएं कि जो यहां पर गा जो है ये आपका क्या होगा, तीसरा वर्ड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, घा बचा है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये जो है कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। और घोष कौन से वर्ड होते हैं, अघोष पहला दूसरा वर्ड और घोष तीसरा चौथा और 5वां वर्ड घोष होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ के आधार पर ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936, यानी कि हम ये कहें कि 1918 से 1936 तक छायावाद रहा। उच्छ्वास से युगांत तक, ठीक, की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख कवि हुए। और स्वच्छंदता, यहाँ स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916 से 17 ईस्वी के आसपास दिखलाई देने लगता है और छायावाद का नाम का प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद, क्या शीर्षक, क्या हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। संभवतः छायावाद का नाम का यह पहला प्रयोग, छायावाद के नाम का पहला प्रयोग। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख 1921 ईस्वी में अंक में मिलता है। छायावाद क्या है, प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिलिज्म के लिए आया है।
छायावाद के लिए हुए मुकुटधर पंडित पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य का अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले सुनते ही समझ जाएंगे कि शब्द मिस्टलिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टलिज्म शब्द आते ही रहस्यवाद, क्या है भाई, छायावाद क्या है, रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुकवि किंकर पद्मनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता सरस्वती 1927 से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते हैं उन्हीं को वे रहस्यवाद, कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जहां उनमें आध्यात्मिक देखते थे वहां आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पैरा पढ़ा है और पैरे में आधारित जो है प्रश्नों को देखें कि पहला जो छायावाद, 18वां प्रश्न है, छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या है। तो हम लोगों ने देखा था क्या कहा है, छायावाद स्वच्छंदतावाद का नाम है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, छायावाद जो है वो स्वच्छंदतावाद है। 19 देखें, प्रश्न संख्या 19 देखें। 19 में क्या करा, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1916-17 ईस्वी के आसपास दिखलाई देने लगता है और छायावाद का नाम प्रचलन 1920 ईस्वी के पास हो चुका था। तो ये बिल्कुल सही है। बी में देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे वे उन्हें रहस्यवाद कहते थे। बिल्कुल छायावाद को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रहस्यवाद कहा है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही रहेगा। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर तीसरी शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक, बिल्कुल सही है, 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। तो यह भी सही है। अगर 3 स्टेटमेंट सही है तो यह गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ। और कहा भी क्या है, अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टलिज्म के लिए नहीं आया है। यह जो है स्टेटमेंट गलत है, मिस्टलिज्म के लिए आया है, नहीं यहां पर गलत दिया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 20 में कहा है, छायावाद का नाम पहला प्रयोग किन्होंने किया था। यानी कि छायावाद नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, श्री शारदा पत्रिका में, है ना। ठीक, हिंदी में छायावाद नामक जो शीर्षक रचना लिखी थी उसमें। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहां जो लिखा है लखपत, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, लखपत, यह जो है सही वर्तनी है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई और पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये जो 4 शब्द दिए हैं इनमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, पांडुलिपि, और लिपि जो है वो लिखी जाती है इसलिए यह स्त्रीलिंग होगा। अध्याय, अध्याय जो है ये पुल्लिंग है। इकाई स्त्रीलिंग है। ठीक है, और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, अर्थात क्या बताएंगे कि जो है यहां पर 3 जो है शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, चल प्रश्न संख्या 23, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए यहां जो मूल शब्द है वो द्वितीय है। क्या है भाई, द्वितीय है, इसमें क्या लगा दिया गया है, तो आ लगा दिया गया है। यहां क्या है, तो यहां कौन सा मूल शब्द है, योगात्मक है। क्या है भाई, योगात्मक है, तो इसमें क्या लगा है, पहले आ लगा है। और यहां पर भी मूल शब्द कौन सा है, तो ज्ञान है, और इससे पहले आ लगा दिया गया तो हो गया अज्ञान। और यहां जो है अक्ल, अक्ल मूल शब्द है और इसमें मंदी उपसर्ग लगा है,
इसलिए अक्लमंदी अर्थात आपका विकल्प डी सही होगा, जिसमें आ जो है उपसर्ग नहीं लगा है। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24, आलंबन तथा उद्दीपन, ठीक है, के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? ठीक है, जब हम लोग रस का अध्ययन करते हैं तो रस के कुछ भाग रहते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का जो स्थायी भाव जो जागृत होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? विभाव के द्वारा, और उसके बाद कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अनुभाव कहते हैं, और फिर उसके बाद क्षणिक जो भाव उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा। ठीक है, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर जो चेष्टाएं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, जो शारीरिक क्रियाएं या चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 25, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहां आपको बताना है विशेषण होते क्या हैं। तो विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले यह समझ लीजिए तो आप आसानी से इसको कर लें। तो विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहे हैं शब्द, तो उनको देखें। तो देखें यहां जो है बच्ची, ये क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है कि यह छोटी है, तो एक हो गया। उसके बाद कपड़े, कपड़ा जो है सर्वनाम है, इसकी विशेषता क्या है? नए, तो दो हो गया। ठीक है, और नए की विशेषता भी क्या है कि कितना, तो कुछ, तो यानी कि तीन हो गया। अर्थात क्या कहेंगे कि जो है यहां पर विशेषणों की संख्या 3 है, विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 26, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? कि जो वार्षिकी है इसके प्रकाशक कौन है? ये पत्रिका है वार्षिकी, इसके प्रकाशक कौन है ये आपको बताना है। क्या साहित्य अकादमी है, क्या केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, या फिर प्रकाशन विभाग है, या फिर हिंदी अकादमी है? तो वार्षिकी जो है या किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो बताएंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो बताना है 1 मार्च 1907, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहां है? तो बताना है दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय दिल्ली। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपसे पूछे जाए क्षेत्रीय कार्यालय, आपसे पूछ लिए जाए क्षेत्रीय कार्यालय, तो क्षेत्रीय कार्यालयों में क्या क्या आप बताएंगे? तो क्या बताना है? तो आप बताएं चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है, और गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी हो जाएगा। रुको 5 मिनट वेट कर लो बाहर, अभी सब लोग नहीं आए ना, रुक जाओ थोड़ी देर। प्रश्न संख्या 27, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो होता है पूरी की पूरी नकल करना या जैसा का तैसा उतार कर रख देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखें। प्रश्न संख्या 28 में क्या कहा? केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके हिंदी का जो प्रशिक्षण होता है, उन्हें पारंगत करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे? प्रबोध कार्यक्रम चलाया जाता है, प्रवीण चलाया जाता है, पारंगत चलाया जाता है, इनको बेहतर करने के लिए, इनकी हिंदी भाषा का सुधार करने के लिए, लेकिन निष्णात नहीं चलाया जाता, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा, निष्णात। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो आप सभी लोग जानते हैं
कि विशेषणों के प्रकार क्या हैं, कितने हैं, तो बताना है कि 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। किसी शब्द की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक कहेंगे। गुण धर्म की बात करता है तो गुणवाचक विशेषण अर्थात विकल्प जो है ये सही होगा। प्रश्न संख्या 30, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? क्या बहुवचन है, गगनांचल है, समकालीन भारतीय साहित्य है या फिर वागार्थ है? तो क्या बताएंगे, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम वागार्थ है। क्या है? वागार्थ है। और यह पत्रिका कैसी है तो बताना है, यह मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका है। अगर आपसे पूछा गया भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद की स्थापना पूछी जाए तब क्या बताएंगे, स्थापना जो है, स्थापना तो क्या है 1975। इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है, कोलकाता में है इसका मुख्यालय। और स्थापना की थी, स्थापना किसने की थी तो सीताराम शेख सरिया ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, सीताराम शेख सरिया और भागीरथ कनोडिया। और भागीरथ ये इनके मित्र थे, भागीरथ कनोडिया, इन दोनों जो लोगों ने जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, ठीक है, क्लियर। प्रश्न संख्या 31, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? क्या पदबंध कहेंगे, पद कहेंगे, शब्दकोश कहेंगे या फिर उपवाक्य कहेंगे? तो जो वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 32, विधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विधि का विलोम शब्द क्या होगा? यह जो है इसका विलोम शब्द होगा निषेध। क्या होगा? निषेध होगा। जबकि सौभाग्य का क्या होगा? तो सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य और गति का होता है स्थिर, गति का होता है स्थिर, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, तुलुक, तुलुक किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलुक जो है ये किस राज्य में बोली जाती है? तो तुलुक जो है ये कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। पंजाब में क्या बोली जाती है? तो पंजाब में आप सभी जानते हैं पंजाबी। महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, अर्थात विकल्प सी इसका सही होगा। क्वेश्चन फटाफट, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ होता है कि एक परेशानी से निकलकर दूसरी में फंस जाना, अर्थात एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 35, अक्षयवाट के रचनाकार कौन है? तो अक्षयवाट के रचनाकार कौन होगा? क्या प्रभा खेतान है, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या रविंद्र कालिया? तो अक्षयवाट के जो रचनाकार है वो नासिरा शर्मा है। कौन है? नासिरा शर्मा है। नासिरा शर्मा का एक और महत्वपूर्ण रचना है पारिजात, याद रखेंगे पारिजात। और यह क्या है? यह उपन्यास है, उपन्यास है। और इसे क्या मिला है? पारिजात को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नासिरा शर्मा को। किसके लिए? पारिजात के लिए। और एक जो है कागज की नाव, एक जो है इनकी रचना थी कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव। और ये क्या है? तो ये कौन सी विधा है? तो ये विधा भी उपन्यास है। और इस विधा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो क्या बताओगे? इस विधा के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। क्या मिला है भाई? व्यास सम्मान, ठीक। तो ये विधाएं इनकी याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो बताना है प्राकृत जो है ये आर्य परिवार की भाषा, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। और अनुज किसे कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में उसे। और अज्ञात, अज्ञात का मतलब जिसके बारे में जानकारी ना हो वो अज्ञात होगा। और अग्रसोची आगे की सोचने वाला या भविष्य की सोच रखने वाला अग्रसोची कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखें। 38,
इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या अद्भुत, विचित्र, अनोखा या फिर लक्षण? कौन सा नहीं हुआ? तो अनूठा के जो है सभी पर्यायवाची अद्भुत, विचित्र और अनोखा है, परंतु लक्षण जो है ये इसका नहीं है। तो लक्षण किसका होता है? तो क्या बताओगे? लक्षण के पर्यायवाची संकेत होते हैं, संकेत होते हैं, हाव भाव होते हैं, हाव भाव होते हैं, और क्या होंगे? चिन्ह होते हैं, ठीक है, चिन्ह होते हैं, ठीक है, क्लियर है? और क्या कहेंगे? आसार, ऐसे आसार दिख रहे हैं, तो ये लक्षण के हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39, वह मेरा पड़ोसी है। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो विशेषण बताना है किस प्रकार का, वह शब्द कैसा है? तो यह वह जो है वह क्या है? यह सर्वनाम है, और अगर वह सर्वनाम है तो ये विशेषण क्या होगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी आपका सही हो गया। और हम लोग देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, 40वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और इसमें कहा है अत्यल्प का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अत्यल्प का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो क्या बताना है? अत्यल्प को जब हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन अल्प होगा, अति धन अल्प होगा, अर्थात विकल्प आपका जो है वो हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अति धन अल्प होगा। और जहां पर ई धन आ होगा, ठीक है, और यानी कि इसके पहले या वा या री के पहले आधा वर्ण आएगा तो वहां पर क्या होगा? यड़ संधि होगी। तो यहां पर संधि कौन सी होगी? तो बताना है यड़ संधि हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर यूपीएसआई 2021 हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसको कंप्लीट किया है, और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सेशंस मिलते रहेंगे, वो चाहे प्रीवियस ईयर हो या फिर हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट हो, आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेहतर अध्ययन के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।